मेरे बारे में अगर नहीं जानते तो ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि आई हैव स्पेंट मोर देन 31 ईयर्स इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड अदरवाइज मैंने बजाज एलियांज फ्यूचर जनरली इफ्को टोक्यो में जॉब किया और करीबन 50,000 इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है। यहाँ पर अपन जो लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर हम एंड यूजर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मैंने इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन किया हुआ है और 50,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। ह्यूमन एसेट्स डेवलपमेंट सेंटर जो कि हमारी एक ट्रेनिंग कंपनी है, मैं उसका फाउंडर हूँ। डेवलपमेंट एंड इंश्योरेंस डोमेन के ऊपर हम स्पेसिफिकली काम करते हैं, ये मेरे बारे में है। और डिटेल चाहिए होगा तो हम वन टू वन बात करेंगे। एंड मेरा आपसे एक प्रॉमिस है इस सेशन के अंदर कि भी इस सेशन के एंड पे आपको मैं इतना कॉन्फिडेंस दे दूंगा कि भी आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल से जब भी चाहे एजेंट हो या कहीं से भी पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेस फ्री और बेस्ट प्लान खरीदने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, जिससे कि आपको बेस्ट बेस्ट कवरेज मिल सके और आपका क्लेम्स वगैरह के टाइम पे जो है उसमें आपको हैसल्स ना हो। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। इसी प्रॉमिस के साथ में हम आज का सेशन, आज का ये डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं करीबन आपके 45 मिनट लूंगा और उसके बाद में मैं 15 मिनट आपके साथ में क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन रखूंगा। एंड क्वेश्चन आंसर के अंदर आपके दिमाग में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पूछिए मेरे से और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। और जहां पर अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो एक एश्योरेंस है कि मैं उसका जवाब ढूंढ के आपको कांटेक्ट करके वापस आपको उसका जवाब दूंगा। तो कैसे हेल्थ इंश्योरेंस, सही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है? तो आमतौर पे आदमी को जब हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाता है तो उसको मैं अगर आपसे पूछूं कि भी किस लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो, तो कौन सी चीज है जो आपको डराती है, जिस डर को खत्म करने के लिए आप हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो कि किसी ने बताया आपको इसलिए खरीदते हो, या आपने देखा भी कोई आसपास में या फैमिली में किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और उसके अंदर जो है बड़ा खर्चा हो गया उसके कारण हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो, या आप सिर्फ क्योंकि फैशन में है इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं? और आपका आंसर है कि भी आपको हॉस्पिटल के खर्चे से डर लगता है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो शायद वही एक रीजन है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का। क्योंकि देखिए, जब हम फाइनेंशियल वेलबींग की बात करते हैं या जब हम बात करते हैं कि भी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो उसके चार जो है एस्पेक्ट्स होते हैं, चार डायमेंशंस होते हैं। पहला है कि फाइनेंशियल सिक्योर होने के लिए सबसे पहले हमें कमाना है, वी हैव टू अर्न। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव टू सेव। थर्ड थिंग इज कि हमको उस सेविंग को इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि वो सेविंग जो है हमारे लिए पैसिव इनकम जनरेट करे और वो जो सेविंग है वो ग्रो करती रहे। तो हमें एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है, वो हमें गाइड करता है कैसे कैसे हम पैसे को जो है ग्रो कर सकते हैं। अब क्या होता है जब हम पैसा ग्रो कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा बड़ा हो जाता है, चाहे वो हमारे पास लिक्विड में हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे हमारी एसेट्स हो, प्रॉपर्टी हो, ये सारा जो है इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आती है हमारे ऊपर। और उसको प्रोटेक्ट जब करने की बात आती है तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस उसके अंदर सबसे बड़ा जरूरत होती है, क्यों कि अगर मेरे पास आज 1 करोड़ रुपया है और भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इंश्योरेंस के थ्रू उसका क्लेम ले लूं। अगर मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है तो मेरे को अपना इन्वेस्टमेंट छेड़ना पड़ेगा। तो आमतौर पे मैं ये कहता हूँ कि भी जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आप एक्चुअली अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। आप जब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपने जो सेव किया है फ्यूचर के लिए, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए हो, चाहे बच्चों की शादी के लिए हो, या आपके अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए हो, वो पैसा छेड़े बिना आप अपना जो है मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, मैक्सिमम हेल्थ एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। दैट इज वेयर हेल्थ इंश्योरेंस कम्स इनटू पिक्चर। तो अब सवाल आता है कि कितना होना चाहिए, किस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल लूं या फ्लोटर लूं, और 5 लाख रुपए लूं या 10 लाख रुपए लूं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि भी आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि भी 5 लाख या 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस सफिशियंट है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो हम रूटीन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए नहीं लेते हैं। और अगर आज की तारीख में देखा जाए तो 2-3-5 लाख रुपए का अगर खर्चा आ जाए और हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो ज्यादातर लोग मैनेज कर पाएंगे इसको, चाहे वो अपने इन्वेस्टमेंट से करें या अपने लोन लेकर करें, वो ज्यादातर लोग उसको मैनेज कर पाएंगे। आपसे मैनेज कब नहीं होगा? जब वो बड़ा होगा। और जब वो बड़ा होगा तो आपको दो चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। एक तो ट्रीटमेंट नहीं मैनेज कर पाएंगे आप, क्योंकि अगर सपोज आज किसी को कैंसर हो गया तो वो किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं ले सकता, वो उसको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो उसकी कॉस्ट हाई होती है। उसमें भी हम ये सोचते हैं कि हम बेस्ट डॉक्टर के पास जाएं ताकि हमारा को ट्रीटमेंट भी बेस्ट मिल जाए। तो ये देखते हुए हमारे पास जो है इंश्योरेंस जो है वो उस एबनॉर्मल सिचुएशन के लिए होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस भी हमारे पास जो हम नॉर्मली सोचते हैं उससे ज्यादा होना चाहिए।
तो एबनॉर्मल सिचुएशन 20 लाख रुपए की हो सकती है, 50 लाख की हो सकती है, 1 करोड़ की भी हो सकती है। तो एबनॉर्मल या नॉर्मल से अलग जो इंश्योरेंस है वो भी 10 लाख रुपए से ज्यादा ही होना चाहिए। राइट। अब 10 लाख से ज्यादा लेंगे क्या लेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि भी जब हम इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें हमको बेनिफिट्स क्या दिखने चाहिए। राइट। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि हमको सबसे ज्यादा डर लगता है हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस से। तो जब भी हम इंश्योरेंस खरीदें तो सबसे पहला देखने की चीज है कि जो पॉलिसी हम ले रहे हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कैसे कवर हो रहे हैं। राइट। और कितने कवर हो रहे हैं और उसकी शर्तें क्या हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन का जैसे आमतौर पे हिंदुस्तान के अंदर जो भी पॉलिसी आप लेंगे उसमें एक कंडीशन होती है कि 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होगा तब आपको क्लेम मिलेगा। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे से कम है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। राइट। तो ये देखने वाली बात है कि भी हमारे को ये जो कंडीशन है इसमें कहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है क्या। तो फ्लेक्सिबिलिटी के दो तरीके हैं, एक है डे केयर ट्रीटमेंट्स, है ना। तो ज्यादातर कंपनियों के पास एक लिस्ट होती है जो कि 400 500 अलग अलग डे केयर प्रोसीजर्स की लिस्ट होती है जहां पर 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन के बिना भी क्लेम मिलता है। तो उसके नॉर्मल एग्जांपल है कि आपका कैटरैक्ट का सर्जरी जो मोतियाबिंद का सर्जरी होता है वो है, या आपका हर्निया का सर्जरी है, या आपका स्टोन रिमूवल की जो सर्जरीज होती हैं वो है। इस तरीके के जो क्या कहते हैं डे केयर प्रोसीजर्स हैं उनमें 24 घंटे के बिना भी आपको क्लेम मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि कुछ कंपनियों ने अभी शुरू कर दिया है कि भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में भी वो आपको 2 घंटे से ज्यादा का अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है तो वो आपको क्लेम पे कर देंगे। यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन में जो 24 घंटे वाली कंडीशन है उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया 2 घंटे पे। तो आप देखिए कि भी कौन सी कंपनी है या कौन सा पॉलिसी है जिसमें आपको मिनिमम कंडीशन के साथ में हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम मिलता है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि जो भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम है वो अगर एक्सेप्ट हुआ है तभी बाकी के सारे खर्चे भी कवर होंगे, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो बाकी के खर्चे भी नहीं मिलेंगे। तो यह स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे वो हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस है। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी ध्यान रखने वाली है जिसको बोलते हैं हम डे सॉरी रूम रेंट कैपिंग। आमतौर पे आप पॉलिसी में देखेंगे कि पॉलिसी के अंदर आपको एक रूम की कैटेगरी दे दी जाती है कि आप इस पॉलिसी में इस कैटेगरी का मैक्सिमम रूम ले सकते हैं। राइट। और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इंडस्ट्री में है सिंगल प्राइवेट रूम। राइट। सिंगल प्राइवेट रूम जब हम देखते हैं तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम। तो अभी अगर हम देखें तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम सफिशिएंट सा लगता है। राइट। डू यू थिंक सिंगल प्राइवेट रूम इज सफिशिएंट? कमेंट में आप यस और नो कर सकते हैं। इज सिंगल प्राइवेट रूम सफिशिएंट? कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें जो है टीयर 1 सिटीज जो है जिसके अंदर दिल्ली एनसीआर बॉम्बे कलकत्ता वगैरह एंड सूरत राजकोट अहमदाबाद एंड मोस्ट ऑफ द कैपिटल सिटीज, है ना। तो सिंगल प्राइवेट रूम की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर सिंगल प्राइवेट रूम टीयर 1 सिटीज के अंदर आपको कॉस्ट करता है 5,000 से 10,000 रुपए तक का। राइट। अब एक सिचुएशन हो सकती है कि भी मैं हॉस्पिटल में जाऊं और हॉस्पिटल बोले मेरे पास सिंगल प्राइवेट रूम नहीं है, मेरे पास तो डिलक्स रूम है, जो कि हॉस्पिटल आमतौर पे करते हैं। राइट। पहले कोशिश करते हैं कि वो आपको हायर रूम के अंदर एडमिट करें। तो टीयर 1 सिटीज में जो डिलक्स रूम है उसकी कॉस्ट है 10 से 20 हजार रुपए। तो एज्यूमिंग आपकी पॉलिसी कहती है कि भी सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हो आप। राइट। और सिंगल प्राइवेट रूम उस हॉस्पिटल में 10,000 रुपए में अवेलेबल है, लेकिन अ, उस दिन हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं है, डिलक्स रूम अवेलेबल है। इमरजेंसी है, आपने डिलक्स रूम में एडमिशन ले लिया और आपका डिलक्स रूम का पर डे का रूम का खर्चा जो है वो 15,000 रुपए है, यानी कि 5,000 रुपए ज्यादा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत ही डरावनी सिचुएशन होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिंगल प्राइवेट रूम की जगह अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है ना एनी रूम तो वो पॉलिसी बेटर है। क्योंकि फिर आपके ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये सिंगल प्राइवेट रूम है, एग्जीक्यूटिव रूम है या डिलक्स रूम है, राइट, या स्वीट है, ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन सिंगल प्राइवेट रूम अगर लिखा हुआ है पॉलिसी के अंदर और आप डिलक्स रूम में चले गए और सिंगल प्राइवेट रूम उस हॉस्पिटल का 10,000 रुपये में अवेलेबल है और डिलक्स रूम 15,000 रुपये में अवेलेबल है, आपने 50% एक्स्ट्रा खर्च कर दिया है। आपके टोटल बिल के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी 50% काट के क्लेम पे करेगी। कि बड़ी डरावनी सी सिचुएशन होती है, बड़ी भयानक सिचुएशन होती है। इसलिए प्लीज बी केयरफुल कि आपकी पॉलिसी के अंदर रूम की कैटेगरी अगर डिफाइन ना हो, एनी रूम लिखा हो तो बेटर है। राइट। एंड सिंगल प्राइवेट रूम लिखा हुआ है तो देखिए पॉलिसी के अंदर अगर ऑप्शन है रूम रेंट का जो ये कैटेगरी को हटाने का, तो चाहे आप 2 4 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करिए और उस कैटेगरी को हटा लीजिए, क्योंकि क्लेम के टाइम पे आपको ये बड़ा तंग कर सकता है। दूसरा, जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आप देखिए कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितना कवर हो रहा है। राइट। आमतौर पे खास तौर पे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को जरूर देखना, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले हो सकता है कि मैं एक लिमिटेड ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में हो सकता है मेरा लंबा ट्रीटमेंट चले।
राइट। जब लंबा ट्रीटमेंट चलता है तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसलिए देखिए कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जितना लंबा कवरेज हो नंबर ऑफ डेज के अंदर, राइट, और साथ में ये देखिए कि उसमें कोई कंडीशन तो नहीं लगा दी हुई है। बहुत थोड़ी पॉलिसीज में है, लेकिन है कंडीशन की जहां पर वो लिमिट लगा देते हैं कि टोटल क्लेम अमाउंट जो हॉस्पिटलाइजेशन का है उसका 25% तक हम आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन देंगे। तो अगर हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा 1 लाख रुपए का आया तो वो मैक्सिमम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 25,000 रुपए का देंगे। ऐसी कोई कंडीशन ना हो आपकी पॉलिसी के अंदर, वो आप चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं डे केयर का। डे केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पर जब आप डे केयर देखते हैं तो आप देख लीजिए कि कंपनी की लिस्ट लंबी से लंबी होनी चाहिए। आमतौर पे कोशिश करिए ऐसा पॉलिसी दे ले जिसके अंदर लिस्ट ना हो और कंपनी बोले ऑल डे केयर्स आर कवर्ड, राइट। बिकॉज कुछ ट्रीटमेंट जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट और डे केयर के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं। मेरा एक क्लाइंट है, उसकी मदर को कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और टोटल जो है 38 लाख रुपीज खर्च हुए। इस 38 लाख रुपीज के अंदर से 8,70,000 रुपए हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा था, बाकी सारा का सारा खर्चा जो था वो डे केयर का था। क्योंकि उनको इम्यूनोथेरेपी दी गई थी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट की डेफिनेशन में आती है। पॉलिसीज के अंदर 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट लिखे हुए होते हैं, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आती है, और एक इंजेक्शन 2.5 लाख रुपए का, और उनको 8 महीने तक वो इंजेक्शन लगे। तो टोटल जो है 38 लाख रुपीज में से 8,70,000 रुपए हॉस्पिटलाइजेशन का था, लेकिन बाकी का डे केयर का था, राइट। तो इसलिए देखिए कि डे केयर के अंदर आपका कोई स्पेसिफिक या कोई रिजिड कंडीशन ना लगी हुई हो। इसी तरीके से मॉडर्न ट्रीटमेंट है। मॉडर्न ट्रीटमेंट आज से 4 साल पहले तक 2021 तक कवर नहीं होते थे, लेकिन आईआरडीए ने उनको कवर करवाया है, मैंडेटरी कवर कराया है। तो कंपनीज उसके अंदर कुछ कंडीशंस लगा देती हैं। तो ये कंडीशंस देख लीजिए आपकी पॉलिसी के अंदर। पहला कंडीशन जो है जिसको आपने बड़ा केयरफुली देखना है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट में कोई सब लिमिट तो नहीं है। सब लिमिट क्या होता है वो मैं आप थोड़ी देर में बताता हूं आपको, लेकिन सब लिमिट जरूर चेक कर लीजिए कि मॉडर्न ट्रीटमेंट में कोई सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। सब लिमिट ब्रॉडली ऐसा है कि आप जब 10 लाख की पॉलिसी लेते हो और आप उसमें जैसे लेट्स से मॉडर्न ट्रीटमेंट पे जाते हो, और मॉडर्न ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी पे अगर कंडीशन लगी हुई है कि 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख रुपए तक का आपको इम्यूनोथेरेपी का क्लेम देंगे वो। तो चाहे आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए, तो मेक श्योर आपकी पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट की कंडीशन नहीं है, सब लिमिट्स नहीं है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है मॉडर्न ट्रीटमेंट के ऊपर, राइट। इसी तरीके से क्योंकि पॉलिसी जब हम खरीदते हैं तो इन चार तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना, हॉस्पिटल, प्री पोस्ट डे केयर एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट, ये जहां पर बेस्ट कवर है और जहां पर मिनिमम कंडीशंस के साथ में कवर है, पहला फिल्टर यहां पे लग गया। दूसरा फिल्टर हम लगाएंगे रिस्टोरेशन, रिचार्ज, रिफिल या रिस्टोर बेनिफिट के ऊपर। क्या होता है कि आमतौर पे जब हम पॉलिसी लेते हैं तो 10 लाख का पॉलिसी लिया, हार्ट अटैक हो गया, 10 लाख रुपए खत्म हो गए। अब बंदे की पॉलिसी में अभी भी 5 साल 5 महीने बाकी है, उस दौरान भी तो कुछ हो सकता है, राइट। उस दौरान अगर कुछ हो गया तो उसके पास इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, और रिन्यू कंपनी जो है 5 महीने बाद में ही करेगी, उससे पहले रिन्यू नहीं करेगी। तो उस सिचुएशन में आपके पास कुछ होना चाहिए। तो कंपनीज आज की तारीख में ऑप्शन देती हैं जिसको रिस्टोरेशन या रिचार्ज, रिफिल या रीस्टेटमेंट, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बोलती हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, जब आप इंश्योरेंस का क्लेम लेते हैं तो जितना आपने क्लेम लिया उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी में रिस्टोर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है 3 अलग अलग तरीके की शर्तें लगाती है कंपनी। पहला ये लगाती है कि रिस्टोर हम तब करेंगे जब पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो गया। सपोज 10 लाख की पॉलिसी ली है, आपने 9 लाख का क्लेम ले लिया, तो ये रिस्टोर नहीं करेगा। ये रिस्टोर कब करेगा, जब पूरे 10 खत्म हो जाएंगे, राइट। एंड अगर आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर सेम बीमारी के ऊपर रिस्टोर बेनिफिट यूज करने का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये देखिए। और तीसरा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखिए कि रिस्टोरेशन एक बार हो रहा है या मल्टीपल टाइम हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ आपको कि 10 लाख की पॉलिसी अगर आपने ली है और आपने लेट्स से 9 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, आपका अभी 1 लाख रुपए बाकी है, तो आमतौर पे कंपनी कहती है जब पूरे 10 खत्म होंगे तो रिस्टोर होगा, यानी कि अगला क्लेम आपका अगर आ गया तो आपको 1 ही लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, राइट। लेकिन अब क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन भी है और रिक्वायरमेंट भी है, तो कंपनीज ने क्या शुरू कर दिया है कि आप 10 लाख की पॉलिसी है, 9 का क्लेम लिया, हम 9 डाल देंगे वापस, उसको वापस 10 कर देंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि 10 पूरे खत्म हो फिर रिचार्ज करेंगे या रिस्टोर करेंगे, हम उसको जैसे ही आपका क्लेम आया, जितना क्लेम आया उतना पैसा वापस डाल के उसको फ्यूचर क्लेम के लिए, अगले क्लेम के लिए वापस 10 लाख रुपए पे लाके खड़ा कर देंगे। दैट इज नंबर वन। नंबर टू है कि आपका जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया और सम इंश्योर्ड पूरा खत्म हो गया, तो रिस्टोर हो जाएगा। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद में सेम पॉलिसी में वापस क्लेम आया, सेम बीमारी का क्लेम देगी क्या कंपनी? तो वो देख लीजिए, सेम इलनेस सेम पर्सन सेम पॉलिसी में कवर कर रहा है क्या। अगर वो कर रहा है तो बेस्ट है, क्योंकि वो सारे ऑप्शन मार्केट में आज की तारीख में अवेलेबल है, राइट। तीसरा जो है वो कितनी बार करता है। कई बार क्या होता है, क्रिटिकल सिचुएशन में मल्टीपल क्लेम्स आ सकते हैं सेम बीमारी के ऊपर, तो वो हर बार उसको रिस्टोर कर रहा है या सिर्फ एक ही बार करेगा। तो ये भी चेक कर लीजिए, मल्टीपल या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है या सिंगल टाइम है, ये आप अपनी पॉलिसी में चेक कर लीजिएगा। ये तो है जहां हम क्लेम ले रहे हैं।
आमतौर पे हम इंश्योरेंस लेते हैं एक सिंपल से माइंडसेट के साथ में कि भैया क्लेम आए तो हमें बेस्ट मिल जाए, लेकिन क्लेम नहीं आना चाहिए। राइट, ये हम भी सोचते हैं ना, मैं बीमार नहीं होना चाहिए, मैंने इंश्योरेंस ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बीमार होना है। मैंने इंश्योरेंस ले लिया इसका मतलब ये है कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया, बीमार हो गया तो मुझे मिलना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मेरे को क्या मिलता है इसमें। तो वहां पर ना एक बेनिफिट मिलता है जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव बोनस, या कुछ कंपनियां इसको बूस्टर बेनिफिट बोल देती हैं, कुछ कंपनियां इसको लॉयल्टी एडिशन बोल देती हैं, कुछ कंपनियां इसको जो है प्लस बेनिफिट बोल देती हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बोलती हैं इसको। यहाँ क्या होता है, आमतौर पे ट्रेडिशनली जब आप क्लेम नहीं लेते हो तो एक परसेंटेज आप सम आपके सम इंश्योर्ड का 1% आपको ऐड कर दिया जाता है। वो परसेंटेज डिफाइंड रहती है आपकी पॉलिसी में। ट्रेडिशनली ये 5 या 10% होता था, लेकिन आजकल जो पॉलिसीज जो लेटेस्ट हाई एंड पॉलिसीज हैं उनमें ये 50% और 100% भी होता है। तो आप वो देखिए कि आपकी पॉलिसी में क्लेम ना लेने के केस में कितनी ग्रोथ हो रही है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भी आज जो मैंने पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की, मैंने आज के हिसाब से ली है, लेकिन मेरे को जरूरत पड़ी 8 साल बाद में, तो 8 साल बाद में 10 लाख रुपए सफिशियंट नहीं होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी होगी कि जो मेरा आज 10 लाख रुपए में सफिशियंट है वो 8 साल बाद में 10 लाख रुपए में नहीं 25 लाख रुपए में सफिशियंट होगा। तो मेरी पॉलिसी ग्रो करनी चाहिए उसी हिसाब से। तो वो चेक करिए कि आपकी पॉलिसी जो आप ले रहे हैं उसमें ये ग्रोथ कैसे आ रही है। राइट। एंड इसके अंदर दो तीन चीजें नोटिस कर सकते हो आप। एक तो ये है कि भी ये ग्रोथ आपको क्लेम से लिंक्ड है या क्लेम से लिंक्ड नहीं है। कुछ कंपनियां बोलती हैं कि भी हम लॉयल्टी एडिशन देंगे आपको। लॉयल्टी एडिशन मतलब आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है, हम वो जो परसेंटेज आपकी पॉलिसी में डिफाइंड है वो ऐड कर देंगे। राइट। और कुछ कंपनियां कहती क्लेम नहीं लिया तो ऐड करेंगे। राइट। और कुछ कंपनी स्पेसिफिकली दो कंपनियां ऐसा कहती हैं कि भी आप क्लेम लें या ना लें, आपके पास जो सम इंश्योर्ड है उसको जितना यूज कर लिया उसके बाद में जो बचेगा वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आपका। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की पॉलिसी ली है और आपने जो है 2 लाख का क्लेम ले लिया, तो अभी आपके पास 8 लाख रुपए बाकी है। नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू कराओगे तो आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो 10 तो वो है, 8 यहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, टोटल 18 बचेगा। ये एग्जाम्पल है अनयूटिलाइज सम इंश्योर्ड को कैरी फॉरवर्ड करने का। दूसरा एग्जाम्पल जो क्यूमुलेटिव बोनस का है, जहाँ क्लेम से लिंक्ड है, वो ये है कि आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की पॉलिसी कहती है आपने क्लेम नहीं लिया तो 50% बढ़ा देंगे और मैक्सिमम 100% तक बढ़ाएंगे। तो आपने क्लेम नहीं लिया, अगले साल आपने पॉलिसी 10 लाख रुपए की ली है लेकिन आपके पास बोनस 50% है, तो यानी क्लेम आप 15 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। अगले साल भी क्लेम नहीं लिया तो आपका जो थर्ड ईयर में होगा वो होगा आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपया और क्यूमुलेटिव बोनस 100%, तो यानी कि आप 20 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं। तीसरा जो है लॉयल्टी एडिशन वाला, उसमें आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है, अगर 50% लॉयल्टी एडिशन है तो आपको अगले साल वो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा क्यूमुलेटिव बोनस। और लॉयल्टी एडिशन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि क्यूमुलेटिव बोनस जो है वो क्लेम से लिंक्ड होता है, क्लेम लिया तो नहीं मिलेगा और क्लेम नहीं लिया तो मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन में क्लेम लिया या नहीं लिया आपको वो मिलेगा। तो आप ये चेक कर लीजिए कि आप जब पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें ये पॉलिसी कैसे ग्रो कर रही है थ्रू क्यूमुलेटिव बोनस, बूस्टर बेनिफिट, लॉयल्टी बेनिफिट एक्सेट्रा। राइट। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो जस्ट गिव मी थम्स अप। एंड जो भी आपके सवाल हैं वो आप लिखते रहिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का कोशिश करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू फॉर द थम्स अप। अब देखते हैं कि ये जो चीजें कवर हो रही हैं ये कुछ शर्तों के साथ में आती हैं। ये शर्तें क्या है? तो अभी मैं जैसे आपको रूम रेंट बता रहा था, रूम रेंट आपको समझ आ गया होगा। को पेमेंट होता है एक। को पेमेंट कुछ पॉलिसीज में लगा होता है। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट आपकी पॉलिसी में किसी तरीके का को पेमेंट ना हो। राइट। ये को पेमेंट यूजुअली कंपनियां कुछ कंडीशंस में लगा देती हैं, पॉलिसीज का जो है जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डाल देती हैं कि भी किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के ऊपर आपको इतना अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, बाकी हम पे करेंगे। राइट। और कुछ जगहों पर एज से लिंक को पेमेंट हो जाता है कि अगर आप 60 साल से ऊपर हो, क्लेम आएगा तो 10% आप अपनी जेब से पे करोगे, 90% हम पे करेंगे। राइट। कुछ जगहों पे जोन से रिलेटेड हो जाता है, कंपनियां सिटी के हिसाब से आपसे प्रीमियम चार्ज करती हैं। तो जोन ए बी सी कर देती हैं। तो जैसे अगर आपने जोन ए के अंदर पॉलिसी ली है तो आप कहीं पे भी जाके ट्रीटमेंट ले लीजिए, लेकिन अगर आपने जोन बी या सी में पॉलिसी ली है और आप जोन ए में आके ट्रीटमेंट लेंगे तो कंपनी आपके ऊपर को पेमेंट लगा देगी। ये आप बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि आपकी पॉलिसी में किसी तरीके का को पेमेंट ना हो। और को पेमेंट यूजुअली क्या होता है, छोटा क्लेम है ना, अगर लाख रुपए का क्लेम है 20% का को पेमेंट है तो 20,000 रुपये नहीं चुकते हैं। लेकिन अगर 20 लाख का क्लेम है और 20% का को पेमेंट है तो 4 लाख रुपए पे करने में जोर लग सकता है। और लगना भी चाहिए, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो मेक श्योर दैट आपकी पॉलिसी में किसी तरीके का को पेमेंट ना हो। राइट। देन इज योर सब लिमिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर सब लिमिट एक्सप्लेन किया था। ऐसे कंपनियां अलग अलग जगह पे सब लिमिट लगा सकती हैं। राइट। ये जो सब लिमिट्स हैं, ये सब लिमिट्स आम तौर पे ट्रीटमेंट पे लगा सकती हैं या किसी तरीके के आपके जो है हॉस्पिटल या कैटेगरीज के ऊपर सब लिमिट लगा सकती हैं। तो मेक श्योर आपकी पॉलिसी के अंदर किसी तरीके का सब लिमिट नहीं है। एक कॉमन सब लिमिट है जैसे कैटरैक्ट है ना, मोतियाबिंद का हम जब ऑपरेशन कराते हैं तो एक कॉमन सब लिमिट ज्यादातर कंपनीज की ज्यादातर पॉलिसीज में आपको वो मिल जाएगी कि भी सिंगल आई सम इंश्योर्ड का 10% या 50,000 रुपये मैक्सिमम।
अब अगर आप सर्जरी कराने गए और आपका 80,000 रुपया खर्च हो गया तो कंपनी 50 ही पे करेगी, दैट इज सब लिमिट। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट का बताया, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंदर अगर कंपनी ने सब लिमिट लगा रखी है कि सम इंश्योर्ड का 25%, राइट, तो आप चाहे जितना मर्जी सम इंश्योर्ड ले लें, तो उसकी जो 25% या मैक्सिमम लिमिट है वहीं तक का क्लेम मिलेगा। जैसे कंपनी का नाम मैं जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ कंपनीज का, वो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको एंड में जवाब दूंगा। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट नेमिंग एनी कंपनी, बट जब एक कंपनी एक पॉलिसी है जिसके अंदर उसने 12 की 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट के ऊपर सब लिमिट लगा रखी है, और सब लिमिट इज क्लियरली डिफाइंड 25% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख रुपए। तो अब अगर आपने 50 लाख रुपए की भी पॉलिसी ली हुई है तो 12.5 लाख रुपए नहीं, मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे आपको, क्योंकि 25% या 5 लाख मैक्सिमम। तो इसलिए सब लिमिट वाली पॉलिसी से दूर रहिएगा। यहाँ पे एक चीज और होती है, वो होता है डिडक्टेबल, राइट। आमतौर पे डिडक्टेबल कंपनियों में बाय डिफॉल्ट नहीं लगा हुआ होता, आपको ऑप्शन देती है कंपनियां डिडक्टेबल लगाने का, और उसके लिए आपको डिस्काउंट दे देती है। लेकिन अगर किसी पॉलिसी में डिडक्टेबल लगा हुआ हो तो उस पॉलिसी से भी दूर रहिएगा। को पेमेंट और डिडक्टेबल में थोड़ा सा फर्क है। डिडक्टेबल के अंदर अमाउंट फिक्स होता है और को पेमेंट के अंदर हर बार लगता है, राइट। तो डिडक्टेबल में नेक्स्ट से 10,000 रुपए का डिडक्टेबल फिक्स है, तो वो 10,000 रुपए ही लेगा रहेगा। अगर वो लाख का क्लेम है या 1 करोड़ का क्लेम है, 10,000 रुपए रहेगा। वो डिडक्टेबल अमाउंट फिक्स होता है। को पेमेंट के अंदर यूजुअली परसेंटेज होती है, राइट। तो वो परसेंटेज के अंदर जब होता है तो वो क्लेम अमाउंट के साथ साथ में बढ़ता रहता है। डिडक्टेबल के अंदर जो है प्री फिक्स अमाउंट होता है, राइट। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, है ना, और मैं उनका आपको और 10 मिनट बाद में रिप्लाई करता हूँ। देन आता है आपका एक्सक्लूजन्स और वेटिंग पीरियड। ज्यादातर क्लेम्स में प्रॉब्लम जो है वो आती है इन दो जगहों पे, एक वेटिंग पीरियड और दूसरा एक्सक्लूजन। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर जब आप पहली बार पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें वेटिंग पीरियड आएंगे। 3 तरीके के वेटिंग पीरियड आते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड, जो 30 दिन तक आपकी पॉलिसी आपका एक्सीडेंट के अलावा कोई और बीमारी से रिलेटेड क्लेम एंटरटेन नहीं करेगी। पहले साल में होता है, ये इनिशियल वेटिंग पीरियड बोलते हैं इसको, 30 दिन का होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जब आप पहले साल पॉलिसी ले रहे हैं तो आप प्रीमियम 12 महीने का दे रहे हैं, आपको कवर 11 महीने का मिलेगा, यानी कि 30 दिन के बाद में कवर शुरू होगा आपका। दूसरा है स्पेसिफाइड डिजीजेस का ट्रीटमेंट या स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स का ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट। ये जो है, ये आपकी यूजुअली आमतौर पे 14 से लेकर 20 तक अलग अलग कंपनीज की लिस्ट है, वो लिखा रहता है, जिनके अंदर आपको स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड लगता है, और आमतौर पे ये 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। जैसे कैटरेक्ट है, हर्निया है, साइनसाइटिस है, स्टोन है ना, और आपका वेरिकोज वेन्स है, नॉर्मल ट्यूमर वगैरह है, नॉन कैंसरिक ट्यूमर वगैरह है। ये 2 साल तक आपकी पॉलिसी में आमतौर पे कवर नहीं होता है। चेक कर लीजिएगा, कुछ पॉलिसीज में ये 2 साल हो सकता है, कुछ में 1 साल भी हो सकता है। 1 साल बहुत रेयर है, बट कुछ पॉलिसीज के अंदर 3 साल भी हो सकता है। जैसे एक कंपनी की पॉलिसी है जिसके अंदर वो जॉइंट रिप्लेसमेंट 3 साल बाद में कवर करते हैं, राइट। तो वो देख लीजिएगा कि ये जो स्पेसिफिक डिजीजेज वाला वेटिंग पीरियड है, ये आप याद रखिए। आप इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन पॉलिसी टू पॉलिसी आप लिस्ट देख लीजिए, जिस पॉलिसी में ये लिस्ट स्पेसिफिक डिजीजेस या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स की सबसे छोटी है, उसको हम कंसिडर करेंगे, राइट। लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो याद रखिएगा। तो आप उसको देख जरूर लीजिएगा, उसको आप एक बार स्टडी जरूर कर लीजिएगा। देन इज प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। हालांकि आईआरडीए की डेफिनेशन कहती है कि पिछले 4 साल में, जिस दिन आप पॉलिसी ले रहे हो, जैसे आज अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं, आज से पिछले 4 साल के अंदर कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, या किसी का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। लेकिन रियलिटी ये है कि कंपनी बोलती है कि भी आप लाइफ टाइम का अपना हेल्थ हिस्ट्री डिक्लेयर करिए, राइट। तो हम यहाँ पर एक प्रिकॉशन लेंगे, ताकि हम, क्योंकि हमने पॉलिसी लेनी है और कंपनी से लड़ना नहीं है, हमने क्लेम लेना है, तो हम यहाँ पे एक प्रिकॉशन लेंगे कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जो है उनको हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे, वो चाहे जितनी मर्जी पुरानी क्यों ना हो, राइट। बचपन में मुझे जॉइंडिस, सॉरी हाँ, जॉइंडिस हुआ था, तो मैं उसको भी डिक्लेयर करता हूँ, तो ताकि वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर आपका जो है किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आई मीन इट्स नॉट कोई स्पेसिफिक या कोई बीमारी पहले से डिफाइन है, नो। एनी हेल्थ कंडीशन जो पॉलिसी लेने से पहले है वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, राइट। और आम तौर पे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कि भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह को प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं, ये तो है ही। लेकिन इनके अलावा भी है, कभी चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है और रॉड डली हुई है, तो वो भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, राइट। कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो आप, चाहे वो नॉर्मल फीवर के कारण हुआ है, उसको भी डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज की कंडीशन के अंदर जो है कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लेम अटकते हैं। दूसरे जो सबसे ज्यादा क्लेम अटकते हैं वो अटकते हैं एक्सक्लूजन के ऊपर, राइट।
इसमें भी एक सबसे बड़ा जो है, आप सोशल मीडिया पे जाके देख लेना। आपको जब भी किसी भी कंपनी का जो के अगेंस्ट किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा है, तो उसमें जो है एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि मेरा क्लेम डिनाई कर दिया, वो है इन्वेस्टिगेशन। एक्सक्लूजन के अंदर पहला ही एक्सक्लूजन है कि आप अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और टेस्ट होते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ उसमें निकला नहीं है, तो वो खर्चा नहीं पे किया जाता है। क्योंकि उसके लिए माना जाता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, आप बाहर रहकर भी उसका ट्रीटमेंट और सॉरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। तो मैं आमतौर पे सजेस्ट करता हूँ, रिसेंटली मेरे को मेरे क्लाइंट ने अप्रोच किया कि मेरे बेटे को ना डॉक्टर ने बोला है कि इट इज सस्पेक्टेड कि उसको वो है, क्या बोलते हैं उसको, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, और उसका हो सकता है सर्जरी करना पड़े, तो आप एक काम करो, पहले टेस्ट करवा लो। नाउ दिस डॉक्टर सजेस्टेड हिम कि एडमिट कर दो, टेस्ट करा लेंगे, आएगा तो हम सर्जरी कर देंगे। मेरे को कॉल आया उसका, मैंने कहा नहीं जी भाई, कुछ नहीं करने की जरूरत, आप बच्चे को एडमिट नहीं कराएंगे, आप टेस्ट कराएंगे, अपनी जेब से कराएंगे। क्योंकि अगर टेस्ट में कुछ आया तो एज इट इज वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कवर हो जाएगा, राइट। लेकिन नहीं आया तो आपका डबल नुकसान हो जाएगा। डबल नुकसान कैसे होगा कि आपके टेस्ट की कॉस्ट है 14,000 रुपया, आप जब एडमिट कराओगे तो हॉस्पिटल के रूम का खर्चा लग जाएगा, और बाकी नर्सिंग एक्सपेंसेस लग जाएंगे, और जो प्रोटोकॉल हॉस्पिटल के हैं उनसे रिलेटेड खर्चे लग जाएंगे। आप 14,000 रुपये का टेस्ट के जो है 30,000 रुपये पे करके आओगे, और अगर कुछ नहीं निकला तो 30,000 रुपये आपकी जेब से लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने टेस्ट करवाए और कुछ नहीं निकला तो आपके 14,000 रुपये आपके लग गए हैं। लेकिन अगर निकल गया तो ये 14,000 रुपये प्री हॉस्पिटलाइजेशन में आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन ना हो। जब भी डॉक्टर बोले ना टेस्ट कराने हैं, तो मेक श्योर फर्स्ट प्रायोरिटी पहले टेस्ट करवा लेते हैं, बिना हॉस्पिटलाइजेशन के निकलेगा तो बाकी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हो जाएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर एक्टिविटीज कवर नहीं होती है पॉलिसी में। इंटेंशनल सेल्फ इंजरी कवर नहीं होती है। ड्रग एंड इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस के कारण कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो वो कवर नहीं होते हैं। दारू पी के आपने कुछ गड़बड़ कर लिया आपकी हेल्थ को, तो वो कवर नहीं होगा। तंबाकू खा के या आपने सिगरेट पीकर अपनी हेल्थ को कुछ गड़बड़ कर लिया तो वो कवर नहीं होगा, राइट। डेंटल ट्रीटमेंट और सर्जरी कवर नहीं होती है, राइट। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ सा राइटअप डाल रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो मैं आपके साथ में दो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। एक तो जब आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो आपको चेकलिस्ट क्या है जो आपको फॉलो कर लेनी चाहिए, जिससे आपको सुविधा होगी। और दूसरा मैं डॉक्यूमेंट चैट में डाला है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम के ऊपर, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स। हेल्थ इंश्योरेंस में अलग अलग जो टर्म्स हैं वो क्या है, उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक और डॉक्यूमेंट आपके साथ में थोड़ी देर में शेयर करूंगा, राइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। अब क्लेम्स के बारे में बात करते हैं ना, क्लेम्स के बारे में ब्रीफली बात करते हैं, और डिटेल में आप मेरे से प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर पूरा गाइड कर दूंगा। हॉस्पिटलाइजेशन के क्लेम दो तरीके से आते हैं, एक होता है प्लान्ड और एक होता है इमरजेंसी। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन में जाइए। कुछ सर्कमस्टांसेस में हमारे हाथ में नहीं होता है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट या हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या बर्न, है ना, जो जल वगैरह गए, तो उस केस में इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन ही होगा। बाकी सारी जगहों पर हम प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन में जाइए और कैशलेस क्लेम लीजिए। रियम्बर्समेंट का ऑप्शन होता है जहां पर आप खर्चा करते हैं और आपको बाद में मिलता है, लेकिन कैशलेस प्रेफर करिए। और बेस्ट वे है कि आप प्लान करिए और हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ही कंपनी से उसका कैशलेस का अप्रूवल ले लीजिए, सो दैट आपका ट्रीटमेंट स्मूथली हो जाए और आपकी जेब से मिनिमम खर्चा हो। अब रियम्बर्समेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर कंपनियां रियम्बर्समेंट का क्लेम पे करती हैं, आराम से पे करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, रियम्बर्समेंट में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने पड़ते हैं। आप और मैं एज अ लेमैन उन डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने के लिए ट्रेंड नहीं है, तो वहां पे हमें किसी ना किसी एक्सपर्ट का सहारा लगता है, राइट। और अगर हमने डॉक्यूमेंट्स थोड़े से भी अच्छे से हैंडल नहीं किए हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो हमारे क्लेम में हमको टू एंड फ्रो बहुत करना पड़ सकता है, राइट। अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट का क्लेम 30,000 रुपये का अटका हुआ है, ठीक है। उसका 3,80,000 रुपये का हॉस्पिटल का खर्चा पे कर दिया, लेकिन उसका रियम्बर्समेंट में फिजियोथेरेपी का, उसका हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ था, फिजियोथेरेपी का 30,000 रुपये का बिल अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है? क्योंकि उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का जिसमें लिखा है कि ये फिजियोथेरेपी होनी है, और उसके पास पेमेंट रिसिप्ट है जिसमें उसने पेमेंट किया है, लेकिन उसके पास फिजियोथेरेपी का बिल नहीं है। तो अब वो बिल अरेंज करने के लिए मैंने भी डॉक्टर से बात किया, तो डॉक्टर बोला मैं तो लेटर हेड पे अपने लिख के दूंगा, यही मेरा बिल है। अब उस चक्कर में उसका बिल अप्रूव नहीं हो रहा है, राइट। हो जाएगा इवेंचुअली, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, राइट। तो प्लान हॉस्पिटलाइजेशन देखिए, प्लान हॉस्पिटलाइजेशन बहुत सिंपल है। हर हॉस्पिटल के अंदर जिसका कंपनी से टाई अप है उसको नेटवर्क हॉस्पिटल बोलते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर हर हॉस्पिटल के अंदर एक जो है टीपीए डेस्क होती है। आप सिंपली टीपीए डेस्क को अप्रोच करिए।
वो आपका जो कंपनी ने आपको एक कार्ड दिया हुआ होता है, आजकल सॉफ्ट में ही आता है, पहले फिजिकल आता होता था, वो कार्ड दीजिए उसको, अपना एक ओरिजिनल फोटो आईडी का, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार हो, पैन हो, है ना, कोई भी गवर्नमेंट इशूड वोटर आईडी कार्ड हो, वो आप आईडी दीजिए। इस डॉक्यूमेंट के बेस पे हॉस्पिटल ही एक प्री ऑथराइजेशन लेटर बनाता है। प्री ऑथराइजेशन लेटर के अंदर हॉस्पिटल डिटेल्स लिखता है, पेशेंट की डिटेल्स, पॉलिसी की डिटेल्स, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या ट्रीटमेंट होना है, कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा, कितना खर्चा होगा। तो ये जो प्री ऑथराइजेशन है, ये हॉस्पिटल कंपनी को भेज देता है एज पर आईआरडीए रेगुलेशन। प्री ऑथराइजेशन लेटर के ऊपर कंपनी को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल को रिस्पॉन्स देना है कि मैंने अप्रूव किया है या नहीं किया है। राइट। वो अप्रूव करता है, हॉस्पिटल को एक ऑथराइजेशन लेटर देता है। आमतौर पे यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑथराइजेशन लेटर हमेशा कम अमाउंट का आता है, क्योंकि हॉस्पिटल भी ज्यादा अमाउंट का अप्रूवल मांगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा या क्लेम नहीं मिलेगा। थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझा देता हूँ कि प्री ऑथराइजेशन में हॉस्पिटल ने लिखा भी इनका जो है ये सर्जरी का जो है 2 लाख रुपया खर्चा होना है। अप्रूवल आया 1,10,000 रुपए का। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1,10 मिलेगा। हॉस्पिटल को बोला गया आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, 1,10 हमने आपको अप्रूव कर दिए हैं। इसके बाद में जब 1,10 खत्म हो जाएंगे तो हॉस्पिटल वापस उसका जो है रीऑथराइजेशन डाल देता है। राइट। अदरवाइज ट्रीटमेंट खत्म हो गया है और 1,10 का अप्रूवल है, तो उस टाइम पे जब आपका डिस्चार्ज होता है, उस टाइम पे हॉस्पिटल सारे के सारे बिल, सारी की सारी रिपोर्ट्स अपने सिस्टम में अपलोड करता है, कंपनी को देता है, और कंपनी उसके बेस पे उसको फाइनल जो है ऑर्डर दे देती है, जिसको डिस्चार्ज के लिए ऑर्डर आ जाते हैं, और हॉस्पिटल आपको डिस्चार्ज कर देता है। राइट। तो यहाँ पर जब फाइनल ऑर्डर आता है उसमें वो अगर जो भी 1,10 से ऊपर का अमाउंट है, कंपनी उसको यूजुअली 99% केसेस में कर देती है। किसी 1% में हो सकता है कि वहां पे हो जाए, लेकिन आमतौर पे वो वहां पे हो जाता है। तो यानी कि अगर आपका ऑथराइजेशन लेटर कम अमाउंट का आया तो टेंशन ना लेना, ट्रीटमेंट कराइए आप, और डिस्चार्ज के टाइम पे वो अपने आप कंपनी एडजस्ट कर लेती है। राइट। यहाँ पर अब एक बात आती है कि जब आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो मेक श्योर, हालांकि क्लेम डायरेक्ट हॉस्पिटल को जा रहा है, मेक श्योर कि आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हॉस्पिटल ने कंपनी को सबमिट किए हैं उससे उसकी एक कॉपी ले लें, क्योंकि आपको फ्यूचर में काम आएंगे वो। राइट। पहली चीज। और जो आपने पेमेंट किया है, हो सकता है इनिशियली आपको हॉस्पिटल, इमरजेंसी के केस में ज्यादा होता ही है कि आपको इमरजेंसी के केस में हॉस्पिटल बोले कि भी आप 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये जमा करें, तो वो फाइनल बिल के अंदर आपको हॉस्पिटल रिफंड करेगा। तो मेक श्योर दैट यू टेक दैट रिफंड। ज्यादातर हॉस्पिटल जो है डिस्चार्ज के टाइम पे कर देते हैं, कुछ हॉस्पिटल जो है इसमें जो है 1 हफ्ते तक का टाइम लगा देते हैं आपको पैसे वापस देने के लिए, बट मेक श्योर दैट वो आपके बिल के अंदर नहीं है, आपने उसका उससे पैसा वापस लेना है। राइट। देन कुछ केसेस के अंदर ये पैसा मांगा ही जाएगा, आपको देना ही पड़ेगा। उसका कारण है कि आपकी पॉलिसीज के अंदर कुछ नॉन मेडिकल आइटम कवर नहीं होते हैं, है ना। तो वो जो नॉन मेडिकल आइटम है उनकी लिस्ट है। आप जब भी पॉलिसी खरीदेंगे तो कंपनी जब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देगी तो उसके अंदर वो लिस्ट लगी रहती है, तो वो पे नहीं होता है। तो कुछ पॉलिसीज के अंदर आजकल फीचर आने लग गया है जिसमें आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उनको कवर कर सकते हो। तो जो हॉस्पिटल है उसके मार्जिन के इक्वलेंट आपसे अमाउंट ले लेता है, क्योंकि जब सपोज 2 लाख का खर्चा है तो हॉस्पिटल लिखता है कि टेंटेटिवली इस 2 लाख रुपए के अंदर 8,000 रुपए या 10,000 रुपए के हमारे नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, तो वो आपको बोलेगा 15,000 रुपए डिपॉजिट करा। राइट। जो कि आपको वैसे भी अपनी जेब से ही पे करना है डिस्चार्ज के टाइम पे, जो है उसको जो है बिल है उसके अगेंस्ट वो एडजस्ट करके जो नॉन पेबल आइटम है वो आपसे ले लेगा, और जो पेबल आइटम है वो इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा। डॉक्यूमेंट्स इसलिए भी इकट्ठे करने हैं कि हमने इस ट्रीटमेंट का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और रिइंबर्समेंट का क्लेम बाद में डालना है। राइट। कैशलेस सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में इसी बीमारी पे जो खर्चा किया गया उसको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं, वो हमेशा रिइंबर्समेंट होता है। इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। राइट। रिइंबर्समेंट के केस के अंदर कोई मारामारी नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, लेकिन एक सावधानी रखिएगा कि आमतौर पे हॉस्पिटल की लिस्ट होती है जिसको ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल बोलते हैं, है ना। इस मामले में 2-3 जगहें हैं जो बहुत बदनाम हैं, जैसे गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है। राइट। इसी तरीके से हिसार के अंदर और हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स काफी हैं, फरीदाबाद में भी काफी हैं। तो मेक श्योर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन जाने से पहले चेक कर लीजिए जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्लैक लिस्टेड है तो आपको उसका क्लेम कंपनी नहीं देगी। राइट। तो आमतौर पे जो है लिस्ट आपकी पॉलिसी में लिखी रहती है, फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो आप कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल करके चेक कर लीजिए, या कंपनी की वेबसाइट के ऊपर वो लिस्ट कंपनी को पब्लिश करनी पड़ती है, वो जरूर चेक कर लीजिए। राइट। ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल जरूर चेक कर लीजिएगा।
राइट, बहुत थोड़े से हैं, जैसे गुड़गांव में 4-5 हॉस्पिटल हैं ज्यादातर कंपनीज की लिस्ट पे, बट उन हॉस्पिटल्स का नाम भी आप यूजुअली सुनोगे नहीं। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड है, वहाँ पे अपन ने ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि उसका क्लेम नहीं मिलेगा, चाहे वो रिम्बर्समेंट क्यों ना हो। रिम्बर्समेंट क्लेम में हॉस्पिटल जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले कोशिश करिए आप कंपनी को क्लेम इंटीमेट कर दीजिए, क्लेम रजिस्टर करा दीजिए, और उसके बाद में डिस्चार्ज के बाद में यूजुअली 14 दिन के अंदर अंदर आप अपने सारे क्लेम के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। राइट, कौन कौन से क्लेम के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो आमतौर पे ये है। ऑल प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह पे ना क्लेम में कंफ्यूजन आता है, मिलते नहीं है, खर्चे नहीं मिलते हैं। बिल है आपके पास, आपने सपोज एमआरआई करवा लिया है और उसके ऊपर आपने 14,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, उसकी रिपोर्ट है, एमआरआई का खर्चा जो 14,000 रुपये पे किए हैं वो है, आपने क्रेडिट कार्ड से पे किए, क्रेडिट कार्ड की चार्ज स्लिप भी है, फिर भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा अगर आपके पास वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं है जिसमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपको एमआरआई करवाना है। तो इसलिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में ज्यादा इसका क्रिटिकलिटी होती है। राइट, तो प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखिए। डिस्चार्ज समरी चाहिए। राइट, और उसके बाद में टेस्ट रिपोर्ट्स जो भी आप क्लेम कर रहे हो वो प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए, और साथ में रिपोर्ट का जो आपने पेमेंट किया है वो भी होनी चाहिए। राइट, मेडिसिन के बिल के साथ में भी सेम रूल है। प्रिस्क्रिप्शन पे वो मेडिसिन लिखी होनी चाहिए। अभी आपने कोई मेडिसिन है जो 100 रुपए की टेबलेट है, आपने 5 टेबलेट खा ली, 500 रुपये क्लेम कर रहे हो, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में है ही नहीं, तो आपको नहीं मिलेगा। तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए मेडिसिन, और उसको कितना लेना है, कब कब लेना है, वो लिखा हुआ होना चाहिए। उसी से पता चलेगा कि ये मेडिसिन लेनी है, और ये मेडिसिन सुबह शाम 4 दिन लेनी है, तो 8 टेबलेट, 8 टेबलेट का बिल है, 8 टेबलेट का बिल पे हो जाएगा। 10 का अगर आपने बिल दिया है तो आपको 8 का ही मिलेगा, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको 4 ही दिन खानी थी और 8 टेबलेट खानी थी। राइट, देन हॉस्पिटल का फाइनल बिल जो होता है, रिम्बर्समेंट के केस के अंदर फाइनल बिल लगेगा, जिसमें पूरी डिटेल होगी, खर्चे होंगे, जो कि आपके डिस्चार्ज समरी से और उससे मैच करेगा। और साथ ही साथ में इस बिल के साथ में जो आपने पेमेंट किया उसके रिसिप्ट चाहिए। राइट, सिर्फ बिल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिल फर्जी भी बन जाते हैं कई बार, इसलिए बिल का पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट भी चाहिए। राइट, और बेस्ट होगा कि रिसिप्ट के साथ में अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, तो उसकी चार्ज स्लिप भी लगा दीजिए, सो दैट इट ऑथेंटिकेट्स यस मैंने ये खर्चा किया है। राइट, कुछ जगहों पर आपके ट्रीटिंग डॉक्टर की रिपोर्ट लगती है, जो आप करते हैं, क्लेम करते हैं रिम्बर्समेंट में, तो वहाँ पे ट्रीट जिस डॉक्टर ने ट्रीट किया उसकी एक फाइनल रिपोर्ट लगती है। उसका आमतौर पे कंपनीज का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट ले लीजिए और डॉक्टर से भरवा दीजिए उसको। राइट, एंड इन सारों के साथ में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लेम फॉर्म। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको क्लेम फॉर्म में फिल करके देनी है। हमने क्लेम रजिस्टर करा दिया था बिगिनिंग के अंदर, तो आपको एक रजिस्टर क्लेम नंबर दे दिया गया है, वो नंबर हम क्लेम फॉर्म पे मेंशन करेंगे, ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैंडल करने हैं, इसीलिए बार बार मैं रिकमेंड करता हूँ, ट्राई टू गो फॉर अ प्लान हॉस्पिटल वेर एवर पॉसिबल, एंड गो फॉर अ कैशलेस ट्रीटमेंट वेर एवर पॉसिबल। सो ये मेजर रीजन है जिनके कारण आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। नॉन डिस्क्लोजर एट प्रपोजल स्टेज, जैसे मैंने बोला ना, जो भी है सब डिक्लेयर कर दो, डिस्क्लोज कर दो, सो दैट उसके ऊपर कोई इफेक्ट बट ना लगे बाद में। राइट, वेटिंग पीरियड में क्लेम आता है तो दिक्कत हो जाता है। रूम रेंट का जो मैंने आपको कैपिंग का बताया उसमें मिसमैचिंग हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। राइट, और बहुत सारी जगहों पे जबरदस्ती जो है हॉस्पिटलाइजेशन कर दिया जाता है, या टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन कर लिया जाता है। तो मेक श्योर दैट आप उसको मैनेज करिए, मेडिकली नेसेसरी हो तभी करिए। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि जब भी हॉस्पिटलाइजेशन रिकमेंड किया जाए तो सेकंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए। राइट, सो दैट आपको भी हॉस्पिटल के अंदर धक्के ना खाने पड़े, एडमिट ना होना पड़े, और सेकंड ओपिनियन जरूर ले ले। दैट्स वेयर जहां तक पॉसिबल हो प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन करिए और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाइए। राइट, कस्टमरी एंड रीजनेबल क्लॉज एक पॉलिसी में होता है। राइट, यहाँ पर आमतौर पे जब आप नॉन स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में जाते हो ना, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल ने, अब मेदांता में जा रहे हो आप, और मेदांता जो है लेट्स से हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी का 7 लाख रुपया खर्च कर रहा है, और एक हम लोकल हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो भी 7 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो शायद वहां पर आपको क्लेम मिलने में दिक्कत होगी, आपको 7 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। लेकिन वेदांता 7 चार्ज कर रहा है, फोर्टिस में जा रहे हो वो 8 चार्ज कर लेगा, तभी मिल जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर कि जिस स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में आप जा रहे हो उसी स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल के हिसाब से ही आपकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट हो। कहीं आपको लगे कि एग्जॉर्बिडेंट है या एबनॉर्मल है, तो आप हॉस्पिटल को अलार्म दें, वार्न करें कि भैया ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 5 चीजें याद रखिए जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं। तो डोंट बाय पॉलिसी जस्ट बिकॉज इट इज चीपर और प्रीमियम कम है। राइट,
मेक श्योर दैट यू आर बाइंग अ पॉलिसी आफ्टर कंपेयरिंग द कवरेजेस। ठीक है। एंड सेकेंड है, आप जो भी हेल्थ हिस्ट्री है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, उसको डिक्लेयर करें, है ना। हायर सम इंश्योर्ड का आप इंश्योरेंस ले, जो आपको आज नॉर्मल लगता है ना, उससे 5 टाइम्स लेना। अगर आपको 5 लाख रुपए नॉर्मल लगता है ना, तो 25 लाख का इंश्योरेंस लेना, क्योंकि आप इंश्योरेंस आज के लिए नहीं ले रहे, आप फ्यूचर के लिए ले रहे हैं। और आज आपको मिल रहा है, फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को माइल्ड सा जो है लोअर बैक में प्रॉब्लम है। बहुत पहले डॉक्टर ने मुझे बोला था सर्जरी करा लो, मैंने नहीं करवाई। राइट। अभी मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी हो गया, और मैंने 2023 दिसंबर के अंदर गॉल ब्लैडर भी निकाला है। तो 3 चीजें हो गई। अब मैं जब ये 3 चीजों को डिक्लेयर करके इंश्योरेंस लेता हूँ ना, तो कंपनी नखरे लगाती है। मिल जाएगा, बट कंपनी नखरे लगाती है। राइट। लेकिन आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले मैं अगर पॉलिसी लेने जाता, तो मैंने ली है, जो मेरे पास जो सबसे पुरानी पॉलिसी है 2005 में ली है। उस टाइम पे मैंने 3 लाख की पॉलिसी ली थी, तो वो 3 लाख रुपए उस टाइम पे बहुत लगते थे, क्योंकि उस टाइम मार्केट में मैक्सिमम अवेलेबल ही 5 लाख रुपया था। बट आज की तारीख में 3 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। मैंने गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराई है, तो मेरा सिर्फ गॉल ब्लैडर रिमूवल की सर्जरी में 2,90,000 रुपए लग गया। राइट। और आज की तारीख में गॉल ब्लैडर रिमूवल को डॉक्टर सर्जरी मानते ही नहीं है। राइट। तो मेक श्योर दैट यू हैव सफिशिएंट इंश्योरेंस एंड मेक श्योर यू बाय इट नाउ। ठीक है। देन पर्सनल हेल्थ फाइल जरूर मैनेज करिए, मेंटेन करिए, है ना। आज हमने पॉलिसी ले ली, हेल एंड हार्टिंग है, और 4 महीने बाद में हमें हाई ब्लड प्रेशर का कॉम्प्लिकेशन आ गया। तो हमको जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया ना हाई ब्लड प्रेशर, वो वाला प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रख लेना। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। वो संभाल कर रख लेना फाइल बना के, सो दैट भगवान ना करे कि अगले ही साल क्लेम लेना पड़े, तो उस टाइम पे कंपनी ऐसा ना बोल सके कि भी आपको ये हाई ब्लड प्रेशर जो है पुरानी बीमारी है, आपने बताया नहीं। So you can show them these documents that it is not pre-existing condition, it happened after buying the policy, right? So for that, maintain your health file. रूम रेंट वाली लिमिट को जरूर कंसीडर करें। रूम रेंट के अलावा भी सब लिमिट और जो को पेमेंट वाले हैं, उनके ऊपर भी आप बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि क्लेम के टाइम पे आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। Right, so this is how this is simple, and why you should consider me as your risk management partner, because I have experience of 31 years, right? And I'm not an agent, but I'm a risk management or risk consultant, जहाँ पे मैं protection के ऊपर काम करता हूँ, right? I have expertise in handling claim and providing fast settlement to the customers. एंड एक इसके साथ में एक और चीज है कि मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर 50,000 लोगों को ट्रेन किया है। तो ज्यादातर कंपनीज के अंदर जो डिसीजन मेकर्स है, वहाँ कोई ना कोई मेरा ट्रेन किया हुआ बंदा बैठा हुआ है। क्योंकि पिछले 20 साल में जितने लोगों को ट्रेन किए हैं, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2004 में आया था, वो आज की तारीख में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे बैठा हुआ है। तो मैं उसको फोन करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। राइट। तो वो भी मैं आपके साथ में, मतलब वो भी लेकर आता हूँ, वो भी एक्सपर्टाइज मेरे पास है, वो भी नेटवर्क मेरे पास है ना। सो दैट्स व्हाई यू शुड कंसिडर मी एज योर पार्टनर, right? And now I open this forum for the question and answers. So I have a question here. तो राहुल जी ने पूछा है, आई हैव टेकन प्राइवेट इंश्योरेंस फ्रॉम मैक्स बुपा इन 2015 ऑफ रुपीज 15 लाख एंड नेवर यूज्ड इट। लास्ट ईयर ड्यूरिंग रिन्यूअल आई ऑप्टेड टू। तो राहुल जी, आपका जो है, आपने जो डेवलप हुआ है, दिस इज आफ्टर द पॉलिसी। यूजुअली इसका आपकी पॉलिसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और आपकी पॉलिसी 2015 की है, तो 10 साल पुरानी हो गई हुई है। तो डायबिटीज इज अ कॉमन थिंग, हाइपरटेंशन इज अ कॉमन थिंग, तो इसमें कोई इशू नहीं है ना। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर एक और राइट है, कस्टमर का हक है, जिसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड 5 साल का है, 60 महीने का। तो अगर आपकी इस तरीके की जैसे नॉर्मल चीजें हैं, डायबिटीज या हाइपरटेंशन एक्सेट्रा, तो आपकी अगर पॉलिसी 5 साल चल चुकी है, तो कंपनी उसके ऊपर लुक बैक नहीं कर सकती। यानी कि ये नहीं कह सकती कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है इसलिए हमें क्लेम नहीं दे रहा। हाँ, अगर कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन है जहां पर कंपनी ये प्रूव कर सकती है कि भी आपने इसको डेलिबरेटली छुपाया है, तो वो कंपनी वहां पे क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन इतना आसान वहां पर भी नहीं है। तो मोरेटोरियम पीरियड आपको प्रोटेक्शन देता है इस चीज से कि कंपनी इसको लुक बैक करे। Right. Any other question? I am open to take questions. मैं एक डॉक्यूमेंट और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, राइट। एंड दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर द पर्पज की भी जब भी आप इंश्योरेंस खरीदें,
तो आप जो है इस तरीके से कुछ खुद कंपैरिजन कर लें, या आप अपने एजेंट को बोले कि मेरे को इस तरीके का कंपैरिजन बना कर दे, राइट। मैंने यहाँ पर जो मार्केट में सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छे प्रोडक्ट मुझे लगते हैं उनका डाला है यहाँ पे डिटेल, राइट। और आप अगर चाहते हैं, मेरे से भी चाहते हैं कि भी मैं आपको इस तरीके का आप जो प्रोडक्ट चाहते हैं उसका कंपैरिजन बना कर दूं, तो यू कैन कनेक्ट विद मी, है ना। मेरा नंबर आपके पास है, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं उसको डाल देता हूँ। तो आपके पास अभी कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है, बाद में आपको दिमाग में क्वेश्चन आ जाए तब भी यू कैन कनेक्ट विथ मी, राइट। एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। नॉट नेसेसरी कि भी आप मेरे कस्टमर बने, इट्स ओके टू कनेक्ट, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव एजुकेशन स्प्रेड करना भी है।